तो तुम्हें पावर रेंजर्स वीडियोस चाहिए क्योंकि कमेंट्स और व्यूज तो यही बता रहे हैं। तो चलते हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट पावर रेंजर पे, जो ना सिर्फ एक अच्छा सीजन था बल्कि जो फर्स्ट पावर रेंजर्स थे उनकी लेगेसी को भी आगे बढ़ाता था। पावर रेंजर्स डायनो थंडर। इंसान मेरी गोली है सबसे बढ़ के ये, सदियों की ताकत है इन सबके दिल में, अच्छाई के साथी दुश्मन बुराई के, पावर रेंजर्स के, पावर रेंजर्स के। डायनो थंडर में बहुत कुछ स्पेशल था और ये पहला ऐसा रेंजर शो था मेरे देखे हुए सारे शोज में जहां जो क्रॉस ओवर एपिसोड था उसमें रेंजर्स टीम बना के विलेन से लड़ने की जगह एक दूसरे से लड़ते हैं, और वो रेंजर्स थे निंजा स्टॉर्म। ये बहुत ही स्पेशल एपिसोड था। पर अब प्रॉपरली बात करते हैं डायनो थंडर पे। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये शुरू ही होता है लेजेंडरी रेंजर टॉमी के स्क्रीन पर वापस आने से, और उसके बाकी कैमियो से अलग यहाँ वो इम्पोर्टेंट था। उसकी एक बैक स्टोरी थी और एक फ्यूचर था। और यहीं आते हैं हमारे तीन मेन कैरेक्टर्स जो टॉमी के स्टूडेंट्स थे, क्योंकि टॉमी अभी छुप के रह रहा था। और यहाँ हमें मिलती है एक यूनिक चीज जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, कि तीनों कैरेक्टर्स को जब पावर्स मिलती है तो उन्हें वो यूज करने के लिए रेंजर नहीं बनना पड़ता। वो खुद में ही सुपर ह्यूमंस थे जो पता नहीं क्यों बाकी रेंजर शोज नहीं यूज करते थे। और इस एपिसोड के एंड में कीरा, जो मुझे पर्सनली बेस्ट फीमेल रेंजर्स में से लगती है, उसकी किडनैपिंग, और फिर हमें हमारा विलन भी दिखाया जाता है मेसागॉग, एक डायनासोर जैसा बंदा जो पहले एक साइंटिस्ट था पर डायनासोर एक्सपेरिमेंट के दौरान इस मॉन्स्टर में बदल गया। उसकी दो पर्सनैलिटीज हैं, एक साइंटिस्ट जो उतना अच्छा नहीं है पर टॉमी को ब्लेम करता रहता है क्योंकि उसकी क्रिएशन में टॉमी भी भागीदार था, और मेसागॉग जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है और वो सबसे इंटरेस्टिंग और बेस्ट विलेंस में से एक था। और इस स्टोरी की वजह से बाकी सारे विलेंस भी इंटरेस्टिंग बन गए थे और उनकी साइड देखने में भी मजा आता था। और इसके जो जॉर्ड्स थे वो भी बेस्ट थे, कसम से बता रहा हूँ। उनके फर्स्ट बार यूज से लेके बाद तक सबसे ऑसम सीन्स में से एक थे इस शो में जॉर्ड्स के। और टॉमी जैसे लेजेंड का इस नई 3 लोगों की टीम का मास्टर होना बेस्ट पार्ट था। और इसी में हम देखते हैं कि रेड रेंजर यानी कॉनर, जो पहले अपनी फील्ड में सबसे आगे था, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को समझता है कि ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैं बस बता रहा था कि कैसे हमें इस शो में हीरो होने का मतलब सिखाया जाता है किसी स्पाइडरमैन स्टोरी की तरह। और धीरे धीरे तीनों मेन रेंजर्स को एक हीरो में डेवलप करने के बाद टॉमी वापस आता है रेंजर बनने, वो भी कतई ऑसम ब्लैक सूट में। और पता है ये सीन स्पेशल क्यों था? क्योंकि टॉमी बस आके हीरो नहीं बन गया, पहले हर कैरेक्टर को दिखाया गया, उन्हें डेवलप किया गया, उनकी साइड की कहानियां दिखाई गई, फिर जाके टॉमी हीरो बना। और यही वजह है कि हम सारे कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाए, जिस चीज में कई पावर रेंजर्स के सीजन फेल हो जाते हैं। और फिर एक और ऑसम रेंजर की एंट्री होती है जिसे इंट्रोड्यूस पहले ही कर दिया था, पर सारे कैरेक्टर्स का माहौल सेट होने के बाद उसे स्पेशल एपिसोड दिया गया रेंजर बनने का। और हमें मिली सारे रेंजर्स में सबसे बेस्ट कॉस्ट्यूम में से एक व्हाइट थंडर की। तो डायनो थंडर मतलब कतई वो बोलते हैं ना कि परफेक्टली बैलेंस्ड था हर चीज में। अब बात करें ईथन की, जो कि थर्ड रेंजर था और वो हम सब में से कई लोगों की तरह था। अब डायनो थंडर के लेवल से देखें तो ईथन अच्छा कैरेक्टर था, बस जो फन था, हमेशा अच्छे जोक्स के साथ स्क्रीन पर एंट्री लेता था। पर अगर हम दूसरे रेंजर्स जैसे मेगा फोर्स या डायनो चार्ज से कंपेयर करें तो ईथन बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक था, क्योंकि इस शो में उसे स्क्रीन टाइम दिया था शाइन करने का। अब मैंने बोला था कि कीरा मेरी फेवरेट रेंजर्स में से एक है, क्योंकि पहली बात उस टाइम पे भी और अभी भी उसकी पर्सनैलिटी और उसके लुक्स और उसका म्यूजिक को लेके पैशन वो भीड़ में भी अलग दिखता है। और कीरा कभी हीरोइक नहीं थी, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और अपने म्यूजिक की तरह खुद को बेटर से बेटर बनाती रही। वहीं उसके म्यूजिक से उसकी फीलिंग्स को सामने लाना शो में ये बहुत सही चीज थी। और कॉनर की ही तरह उसे भी बैलेंस लाना था अपनी हीरोगिरी और अपनी एक्चुअल लाइफ के बीच में। तो कीरा मुझे तो पहले भी बहुत पसंद थी और अब भी बहुत पसंद है। कमेंट्स में चाहे सिंप लिख दो, अब लिखने मत लग जाना। और जैसा मैंने कॉनर के बारे में बताया था, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी पड़ी, क्योंकि कॉनर की एक रियल लाइफ थी और वो उसमें बैलेंस नहीं बना पा रहा था। वो चीजों से परेशान हो जाता था और गलतियां करता रहता था। पर फिर आता है इम्पोर्टेंट पार्ट, वो अपनी गलतियों को सुधारता था और उनसे सीखता भी था।
जो उसे एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर बना देते थे, क्योंकि अगर तुम खुद नहीं सीखोगे तो अपनी टीम को क्या बताओगे। और टॉमी जैसे कैरेक्टर के होते हुए भी कॉनर शाइन करता था और सीजन के एंड तक सबका फेवरेट भी बन गया। पर नहीं, वो बेस्ट रेड रेंजर नहीं था, क्योंकि बहुत सारे अच्छे हैं ऑलरेडी। अब आते हैं व्हाइट रेंजर ट्रेंट पे, जिसका बाप था वही साइंटिस्ट मेसागॉग। तो बेसिकली उसका बाप नॉर्मन ऑसबॉर्न था और विलन की फॉर्म में वो ग्रीन गॉब्लिन बन जाता। वही सेम चीज ट्रेंट के साथ भी हुई। पावर्स मिलने पे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और गॉब्लिन यानी विलेन बन गया रेंजर्स का। पर इस पूरी स्टोरी को इतनी अच्छी तरह दिखाया गया है कि व्हाइट रेंजर सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक बन जाएगा तुम्हारा। और हाँ, उसके बाप से अलग वो जल्दी ही ठीक हो गया था और वो अपने पिता की मदद कर सकता था उन पर कंट्रोल पाने में। और एंटोन यानी ट्रेंट का बाप एक बहुत ही अच्छा विलन था, क्योंकि वो रेंजर से ही नहीं खुद से भी लड़ रहा था। और जैसा मैंने पहले बताया, ग्रीन गॉब्लिन की ही तरह उसे भी अच्छी तरह दिखाया गया था। और शो के साइड कैरेक्टर्स को भी अच्छा खासा फोकस किया गया था कि हम उनके बारे में जान सकें, केयर कर सकें। अब मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करता, क्योंकि एसपीडी और जंगल फ्यूरी की तरह मैं चाहता हूँ कि तुम ये शो दोबारा देखो। डेड कार्टून या वैसे ही किसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से अगर टॉप 5 रेंजर सीजन गिने जाएंगे तो उसमें जरूर आएगा। तो मेरी तरफ से ये सीजन दिखाता है कि पावर रेंजर्स चाहे बच्चों के कार्टून जैसा लगे, अजीब आवाजें निकालते हुए, पर उनमें से कई सीजन बहुत मैच्योर और दिल से बनाए गए थे, जैसे आजकल के नए सीजन्स और तो और बड़ी बड़ी सुपर हीरो मूवीज नहीं कर पाती। तो ये भी उन रेंजर्स में से है जिस पर मैं मूवी देखना चाहूंगा अगर कभी पावर रेंजर सिनेमैटिक यूनिवर्स बना तो।